बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 19 मार्च है, बुध का दिन है, और वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि जंगें बंद करवाने की मुहिम लेकर मैदान में उतरा था और इलेक्शन जीता, अब वो जंगें बंद करवाने के बजाय नई जंगें और नए मुहाज खोलने के ऊपर है। जिस तरीके से जो मिडिल ईस्ट के अंदर एक अमन और इस्तेहकाम आता हुआ दिखाई भी दे रहा था, जबकि वहां पर टॉक्स चल रही थी, और अचानक से यमन के ऊपर हमला कर दिया गया। और ये अगर आप ताने बाने देखेंगे तो बाकायदा तौर पर ये उस आग को हवा दी गई जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करके रख दिया। यमन के ऊपर एक साथ हमला, फिर आप देखें तो इसराइल की जानिब से फलस्तीन के ऊपर हमला कर दिया गया, गजा के ऊपर हमला कर दिया गया, वो मुज़ाकरात जो थे वो खत्म हो गए, वो जंगबंदी खत्म हो गई। और फिर उसके बाद लिबनान के ऊपर हिजबुल्लाह को टारगेट करना, शाम के ऊपर हमला, ये पूरे का पूरा एक सिनेरियो बहुत भयानक किस्म का जो एक चेहरा है वो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर अभी जिस तरीके से यमन के ऊपर हमले जो है वो जारी हैं, और बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से यह अनाउंस किया गया कि जब तक सफेद परचम यमन की जानिब से, हूसियों की जानिब से लहरा नहीं दिया जाता, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। और फिर उसके बाद यमन की जानिब से भी जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं, मुसलसल हमले जारी हैं। और जिस तरह से पिछले व्लॉग में मैंने डिटेल्स आपके सामने रखी थी कि इसराइल के ऊपर यमन की जानिब से जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ हमला किया गया। लेकिन अब जनाब वाला खबरें जो सामने आ रही हैं, बाकायदा तौर पर अमरीकी हमला जो है वो होने जा रहा था, और उससे पहले ही उस प्लानिंग को नाकाम बनाते हुए उनका हमला नाकाम बना दिया गया। और ये ईरान की जानिब से जबरदस्त किस्म का सरप्राइज दिया गया है, जिसके बाद जो यमन की जानिब से अमरीकी नेवल वॉरशिप जो है उसके ऊपर चौथी बार हमला जो है वो किया गया। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि वो जो हमला होने जा रहा था उसकी खबर जो है, उसकी यूं कह लें कि मुखबरी, उसकी डिटेल्स जो है वो यमनी होशियों के हवाले की गई, और उसके बाद उनकी जानिब से रिटेलिएट किया गया और भरपूर तरीके से हमला करते हुए, उनका हमला नाकाम बनाते हुए अपना जवाब जो है वो रिकॉर्ड करवाया। और ऐसा जबरदस्त किस्म का हमला था कि एक साथ ही उन्होंने जो नेवल वॉरशिप को निशाने पे लिया और फिर इसराइल के ऊपर भी एक हमला जो है वो किया। किस तरीके से ये पूरे का पूरा मंजरनामा यहां पर तब्दील हुआ, और ये ऑल आउट वॉर जो है वो हमें उसके ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से अचानक से जब ये हमला होता है तो उसके बाद नेतन्याहू की जानिब से एक हंगामी तौर पर खिताब किया जाता है। रात के उसने हंगामी खिताब किया, और हंगामी खिताब करके लोगों को एतमाद में लेने के लिए कि इस वक्त हमारे ऊपर हमला कर दिया गया है, हम एक हालत जंग में है, और अब हमें जो है वो जो आगे जवाबी कार्रवाइयां करना होगी, कौम को अपने साथ मिलाने के लिए उसने यहां तक कहा कि आपको मेरा साथ देना होगा। लेकिन अवाम जो है वो भरपूर तरीके से गमो गुस्से में मुब्तला है, और वो जो अवाम है वो तो यूं कह लें कि सड़कों के ऊपर है। उनकी जो ऑपोजिशन है, जो एहोद ऑलमर्ट है, और फिर लॉयड जैफर जो इनके साबिक वज़ीर आज़म और फिर ऑपोजिशन लीडर जो है, उन्होंने बाकायदा तौर पर अलम बगावत जो है वो बुलंद कर लिया, और उन्होंने कहा कि अब ये लेजिटिमेसी जो है ये हुकूमत वो खो चुकी है, इस वजह से इस हुकूमत के पास जवाब नहीं है कि वो इक़्तिदार में रहे। तो अब बाकायदा तौर पर उसके खिलाफ वहां से अंदर से ही एक बहुत बड़ी तकसीम जो है वो पैदा हो चुकी है, जिसने पूरे के पूरे इसराइल के अंदर एक हिजानी कैफियत जो है वो पैदा कर दी है, जो कि वो रूल करने की बात कर रहे थे। नेतन्याहू मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने की बात कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद अब उनकी आवाम जो है वो उसी के खिलाफ खड़ी हो गई है। कैसे, ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त ईरान जो है, ईरान की जदीद ताकत अमरीकी तसल्लुत के लिए एक बेमिसाल चैलेंज बनी हुई है। और मोहसिन मेलानी है जो कि सेंटर फॉर डिप्लोमेटिक स्टडीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में सियासियात के प्रोफेसर हैं। उन्होंने CNN के ऊपर इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि ईरान के पास आज जो ताकत है वो मुल्क की तारीख में बेमिसाल है। ईरान के साथ अमरीकी मसला सिर्फ पाबंदियां या जोहरी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इस तनाज़े की जड़ यह है कि ईरान ने अमरीकी तसल्लुत को चैलेंज किया है और खित्ते में एक अहम ताकत बन चुका है। और अमरीकी जनरल ने एतराफ किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी ने खित्ते में अमेरिका के मुकम्मल फौजी तसल्लुत को नुकसान पहुंचाया है और इसे फिजाई हुदूद से भी महरूम कर दिया है। लेकिन यहां जिस तरीके से जो यूं कह लें कि ईरान की जानिब से आए रोज सरप्राइज किया जाता है, और नेतन्याहू अमेरिका को कन्विंस करने में जो है वो कामयाब रहा कि वो ईरान के ऊपर हमला करो, उसकी जोहरी ताकत को खत्म किया जाए, जिसको लेकर बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कहा गया था कि वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी करें, और वो करेंगे। लेकिन ईरान की जानिब से भी आगे से वही जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो ये उसी तरह से रिटेलिएट किया जाएगा, जिसको लेकर बाकायदा तौर पर स्कॉट रिटर और फिर जो इनके बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो और इनके डेविड जो बाराक रेविड जो है उसकी जानिब से कहा गया था कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो यहां
پر امریکہ کے اندر بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ وہاں سے ہزاروں ہلاکتیں جو ہیں وہ دیکھنا پڑیں گی، اور معیشت پوری دنیا کے اندر جو ہماری ہے اس کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ لیکن ابھی جس طریقے سے باقاعدہ طور پر حملے کی تیاری کی جا رہی تھی، اور یوں کہہ لیں کہ اس وقت یمن کو ہیٹ کرنے کا پلان تھا، چوتھی بار جو وہاں پر ایک مسلسل جو حملے جاری تھے، اس حملے میں وہ جو ان کا وارشپ ہے وہاں سے جہازوں نے پرواز لینا تھی، اور اس کو لے کر وہاں پر حملہ ہونے جا رہا تھا، جس کو لے کر ایران کی جانب سے وہاں رپورٹ کیا گیا، اپنی انٹیلیجنس معلومات جو ہے وہ یمن کے ساتھ شیئر کی گئیں، اور یمن کے ساتھ جب شیئر ہوئیں اس کے بعد وہاں سے ان کی جانب سے حملہ ایسا کیا گیا کہ ان کے حملے سے پہلے ہی انہوں نے ان کی نیول وارشپ جو ہے اس کو ٹارگٹ پہ لے لیا، اور چوتھی بار اس کے اوپر حملہ کر دیا، جس نے پورے کا پورا منظرنامہ اچانک سے تبدیل کر دیا، جس کو لے کر ابھی آپ یوں کہہ لیجیے کہ یمنی مسلح افواج کا ترجمان جو بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری ہیں، اس نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی، اس نے کہا کہ ہم نے اپنے ملک پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کی تیاری کے لیے بحیرہ احمر میں دشمنانہ فوجی نقل و حرکت کا پتہ لگایا، اور ہم نے ایک مشترکہ فوجی آپریشن کیا۔ ہم نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ہیری ٹرومین اور متعدد جنگی جہازوں کو کروز میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں یہ چوتھا موقع ہے کہ ہم نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ہیری ٹرومین پر حملہ کیا۔ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ امریکی جارحیت یمن کو فلسطینی عوام کے تئیں اپنے مذہبی، اخلاقی اور انسانی فرائض کی ادائیگی سے نہیں روکے گی۔ ہم صہیونی دشمن کے خلاف فوجی کارروائیوں میں اضافے کی تصدیق کرتے ہیں جب تک کہ غزہ پر وحشیانہ جارحیت بند نہیں ہوتی اور محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا۔ تو جب یہ خبریں سامنے آئیں، کیونکہ ایران کو لے کر امریکہ کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ اگر یمن کی جانب سے کوئی ایک میزائل بھی ہمارے اوپر داغا گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ایران نے داغے، اور ایران کو اس کا جواب دہ ٹھہرایا جائے گا اور اس کے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ واضح کر چکے ہیں۔ لیکن ابھی جو سنا کے اندر سے جو ایران کے حوالے سے باقاعدہ طور پر جو یمنی حوثی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران یمن کے فیصلوں میں ہرگز مداخلت نہیں کرتا، مطلب ان کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ یہ ان کی پراکسی ہیں۔ آف کورس یہ ایک جو ہے وہ بات زبان زد عام ہے۔ اور پھر یمن کے وزیر خارجہ نے سنا کے فیصلوں پر ایرانی اثر و رسوخ کے بارے میں بار بار امریکی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تہران ان کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونیوں کے خلاف یمن کی کارروائیاں مکمل طور پر آزادانہ فیصلہ ہے، اور غزہ کی ناکہ بندی مکمل طور پر ختم ہونے تک یہ جاری رہے گی۔ لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے وہاں پر ایران کی جانب سے یہ پورے کا پورا منظرنامہ جو ہے وہ رکھا گیا، اس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کیا، اور اب باقاعدہ طور پر نتن یاہو کی جانب سے مایوس کن ایک بلف جو ہے وہ کھیلا گیا، اور اسرائیل کی جنگی مشین جو ہے وہ بے نقاب ہوئی۔ کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اپنی ناکامی کا احساس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب مذاکرات صرف جو ہے وہ آگ کے اندر ہی ہوں گے، مطلب جو جنگ جاری ہے جنگ کے دوران ہی جاری رہیں گے، اور اسرائیل حماس کے خلاف فوجی کارروائی تیز کرے گا۔ اگر اسرائیل یہ جنگ جیت سکتا تو پہلے ہی جو ہے وہ یہ کر چکا ہوتا۔ کئی مہینوں تک ریاستہائے متحدہ امریکہ کی مکمل تکنیکی اور مالی امداد کے ساتھ $10 ارب کے امداد کے ساتھ ساتھ مغربی فوجی مدد اور جدید جنگی ٹیکنالوجی کے ساتھ اسرائیل جو حماس کو جو مکمل طور پر تباہ کرنے میں ناکام رہا۔ لیکن ابھی جو سینیریو ہے جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر ہنگامی خطاب نتن یاہو کی جانب سے کیا گیا، اور عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے اس نے یہ خطاب کیا کہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ عوام اس جو ایجنڈے کو، عوام اس پروپیگنڈا کو، عوام اس نیریٹو کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ بھرپور غم و غصے کے اندر ہے اور وہ اس بات کو اون نہیں کر رہی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت جو باقاعدہ طور پر اس وقت اسرائیلی چینل ہے وہ رپورٹ بھی کر رہے تھے، اور اس وقت جس طریقے سے سابق ان کے وزیر اعظم ہیں ایہود اولمرٹ، اور پھر دوسری جانب جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہے لیپڈ شائر، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ لیجٹمیسی جو ہے وہ کھو چکی ہے، اس وجہ سے ان کا یہ نیریٹو اون نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے جو قیدی ہیں، کیونکہ اسرائیل کے جو قیدی ہیں وہ بازیاب نہیں ہو سکے اور جنگ دوبارہ سے چھیڑ دی گئی ہے، اور غزہ کے جو لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے ان کو وہاں سے مکمل طور پر ایویکویٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور ان کے اوپر بمباری بھی کی جا رہی ہے۔ ابھی جس طریقے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور باقاعدہ طور پر ریسنٹ رپورٹ سامنے آئی العربیہ ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 356 فلسطینی جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے اسرائیل کے ساتھ سرحد پر واقع علاقے کے رہائشیوں کو انکلیو کی گہرائی سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو اس وقت نہ صرف یہ، میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ عوام جو ہے انہوں نے کہا کہ چاہے ہم وہاں جائیں چاہے ہم یہاں جائیں، ہمارے پاس کھونے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں،
वहां पे भी हमें बम मार दिया जाएगा, यहां पर भी, तो वो जाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुहिम जंगों के खात्मे पर मरकूज रखी और बाइडन की यमन पर बमबारी पर उसने तनकीद भी की थी कि वो पूरे यमन में बम गिरा रहे हैं और आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मसाइल फोन पर हल हो सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि वो अब यमन पर बमबारी क्यों जारी रखे हुए हैं, जैसा कि बाइडन ने किया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की जंग है, ये इक़्तिदार के मामलात हैं। और अब जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तकरीबन 50 जो इजरायली मरकावा टैंक हैं और फौजी गाड़ियां हैं वो शाम के अंदर अपने मौजूदगी का एहसास बढ़ाते हुए तसल्लुत को बढ़ाने के लिए दरा और कुनैतरा के दरमियान अल नसेरिया जो गांव है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर जो जुलानी है या जुलानी गवर्नमेंट जो है वो अभी तक उनकी जानिब से कोई रिस्पांस जो है वो सामने नहीं आया, बल्कि जो जुनूबी दमिश्क का इलाका है वहां तक वो बमबारी तक करते रहे हैं और अभी तक मुसलसल वहां पर हमले भी जारी हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं वो इतनी तेजी के साथ बदल रहे हैं कि अब इजरायली अपोजिशन लीडर लैपिड यार की जानिब से कहा गया कि हम सड़कों पर इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि इजरायली हुकूमत अपना जवाब खो चुकी है और रियासत को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी जो एक और जो इजरायली चैनल 14 ने दस्तावेजी फिल्म जो है जासूस के नाम से, स्पाई के नाम से उसकी नुमाइश का ऐलान किया और ये जो हुकूमत नवाज इजरायली चैनल है, चैनल 14, उसकी जानिब से ये वीडियो जारी की गई जो नेतन्याहू के करीब है। उसने एक वीडियो शाया की जिसमें उसने ईरान के अंदर मौजूद एजेंट से इसराइल के ताल्लुकात के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म की नशरियात का ऐलान किया है और इस फिल्म का नाम है स्पाई यानी जासूस। और चैनल के मुताबिक इसमें ईरान में इजरायली एजेंटों के साथ ताउन की तफसीलात जो है वो सामने आएंगी। लेकिन हालात जिस तेजी के साथ बदल रहे हैं और हालात की नजाकत को देखते हुए मामलात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी आप अंदाजा करें कि जो हुकूमत है बिलखुसूस उम्मत मुसलमा की जो लीडरशिप है वो खामोश तमाशाई है। अभी जो मेडिकल सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं, करंट रिपोर्ट ने ये रिपोर्ट किया, बताया कि मेडिकल सोर्सेज इन गाजा रिपोर्ट्स दैट 970 पीपल मोस्टली चिल्ड्रन एंड वुमेन वर किल्ड इन गाजा इन 48 आवर्स। जो पिछले 48 घंटों के अंदर 970 के करीब लोग जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं, जिसमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग जो है वो शामिल हैं। तो अब अंदाजा कीजिए कि मामला जो है वो किस करवट जा रहे हैं। लेकिन हालात को कंट्रोल करना इस वक्त जो उम्मत मुसलमा है उनकी लीडरशिप जो है उनकी बस की बात दिखाई नहीं दे रही। देखा जाए तो ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ जो हमला किया, क्या यमन के ऊपर भी हमला है, लिबनान है, हिजबुल्लाह को टारगेट, फिर जो है वो फलस्तीन के ऊपर हमला, शाम के ऊपर हमला। तो ये बेसिकली जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था इनिशियल जो कुछ साल थे उसमें तो लड़ाइयाँ ये अरबों ने लड़ी, उसके बाद ये जिस तरह से मुकम्मल तौर पर हाथ बांध कर बैठ गए और ये रेजिस्टेंस अगर खत्म हो गई तो क्या कोई एक भी मुल्क ऐसा है जो कि इनके सामने सीना तान के खड़ा हो जाए, जो भी ये फलस्तीन के राइट्स के लिए या फिर किसी भी तरह से जो अमेरिका के लिए या फिर इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल तो पहले ही ये अनाउंस ये कर चुका है, नेतन्याहू ये अनाउंस कर चुका है कि वो बाकायदा तौर पर आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट का चेहरा जो है वो बदलने जा रहे हैं। तो ये इसके बावजूद उम्मत मुसलमा की जो लीडरशिप है उनके सर पर जूं तक नहीं रही है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।